दिल मेरे पिया जी। पार्ट 19। पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि पंछी दिल्ली में थी। अब आगे पंछी कैंटीन में आती है और एक टेबल पर जाकर बैठ जाती है। उसके दिमाग में इस वक्त वो लड़का ही चल रहा था जिसने सुबह उसे प्रपोज किया था। उसके बारे में सोच सोच कर ही वो उसके हाथ पैर ठंडे हो गए थे। वो अपने मन में कहती है, हे महादेव, प्लीज़ इन सब के बारे में उन्हें पता ना चले, वरना वो हम पर कितना गुस्सा करेंगे। इस वक्त पंछी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। तभी एक लड़की आकर पीछे से उसे गले लगा लेती है, जिससे पंछी के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वो खुशी से चहकते हुए कहती है, निधि। निधि पंछी के बगल वाली कुर्सी पर बैठे मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मेरी जान, तुमने हमें याद किया और हम दौड़े चले आए। निधि की बात सुन पंछी के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। इतने बड़े शहर में एक निधि ही थी जिससे वो अपने दिल की बातें किया करती थी। निधि के पापा कॉलेज के प्रोफेसर थे। निधि पंछी के चेहरे को देखते हुए कहती है, क्या हुआ, कोई बात है क्या? तेरे चेहरे पर इस तरह 12 क्यों बजे हैं? अगर किसी ने तुझे कहा है तो कुछ तू बस उसका नाम बता, बाकी का मैं देख लूँगी। इस वक्त निधि को गुस्सा आ रहा था। वो पंछी के लिए हमेशा फिक्रमंद थी। एक तरह से कहा जाए तो वो उसकी दोस्त नहीं, बहन थी। पंछी निधि से कुछ नहीं छुपाती थी और आज भी उसने कुछ नहीं छुपाया। जो भी हुआ वो सब उसने एक एक कर निधि को बता दिया। पंछी जैसे जैसे बात आ रही थी, निधि का गुस्सा वैसे ही बढ़ता जा रहा था। वो बेहद गुस्से से दांत पीसते हुए कहती है, उस कमीने की इतनी हिम्मत, उसका तो वो इतना ही कहती है कि पंछी निधि की बात हाथ पर अपने हाथ रख उसे शांत करते हुए धीमी आवाज में कहती है, तो शांत हो जा। तुझे पता है ना, उन्होंने कितने मिनटों के बाद मुझे कॉलेज जाने की इजाज़त दी। अगर इन सब के बारे में उन्हें पता चलेगा तो वो कितना गुस्सा करेंगे, शायद हमारी पढ़ाई भी छुड़वा दे। ये सब कहते हुए पंछी की आंखें नम हो गई थी। वहीं पंछी को ऐसा देख निधि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो पंछी से 2 साल से पहले मिली थी। उसे पंछी बहुत प्यारी और मासूम लगी, इसलिए उसने उससे दोस्ती कर ली। निधि पंछी को समझाते हुए कहती है, तो उनसे इतना डरती क्यों है? उन्होंने तुझे कोई खरीद नहीं लिया है कि तू उनकी सारी बातें माने। तेरी भी अपनी ज़िंदगी है पंछी, खुलकर अपनी ज़िंदगी जी, किसी की गुलाम मत बन। निधि की बातें सुन पंछी बेहद मासूमियत से कहती है, ये ज़िंदगी उन्हीं की वजह से तो है। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, सर छुपाने के लिए छत दिया, खाने को निवाला दिए। इतना कोई करता है क्या? घड़ी में समय देख, मेरे जाने का वक्त हो गया। अगर लेट हो तो वो गुस्सा करेंगे। मैं चलती हूँ। पंछी अपनी चेयर से उठती है और अपना बैग लिए वहाँ से निकल जाती है। निधि बस उसे जाते देखते रहती है, फिर खुद से कहती है, देखना, तेरी ज़िंदगी में भी वो शख्स जल्दी आएगा जो तुझे इस कैद से आज़ाद करवाएगा। निधि को पंछी की फिक्र हो रही थी और उसकी फिक्र चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी। धैर्य की जीप एक आश्रम के बाहर आकर रुकती है और वो जीप से उतर आश्रम के अंदर जाता है और वहाँ काम कर रहे एक कर्मचारी को कहता है कि उसे गंगा राठौर से मिलना है। धैर्य को सभी अच्छे से पहचानते थे। कर्मचारी बड़की अम्मा को लेने चले जाते हैं और धैर्य बस वहाँ खड़े उनका इंतज़ार करते रहता है। 3 साल हो गए थे। इन 3 सालों में ना तो बड़की अम्मा ने हवेली में कदम रखा था और ना उन्होंने धैर्य की शक्ल देखी थी, क्योंकि उनके हिसाब से पंछी के दूर होने की वजह धैर्य था और वो धैर्य को ही पंछी का गुनहगार समझती थी। धैर्य बड़ी उम्मीद से आज यहाँ वापस आया था, ये सोचकर कि आज उससे बड़की अम्मा से मिलने को मिलेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि आज भी उसे निराशा ही हाथ लगेगी। कुछ ही देर में वो कर्मचारी आता है और वो अपना सर झुकाए कहता है, माफ़ करना सीएम साहब, बड़की अम्मा ने आपसे मिलने से साफ साफ मना कर दिया। उस कर्मचारी की बात सुन धैर्य कुछ नहीं कहता और खाली हाथ उसका आश्रम से वापस लौट जाता है। पंछी नुक्कड़ पर खड़ी ऑटो रोक रही थी, लेकिन वहाँ कोई भी ऑटो रुक नहीं रहा था। वो बार बार घड़ी में समय देख रही थी। इस वक्त उसके माथे पर हल्की पसीने आ चुके थे। वो फिर से एक ऑटो रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, ऑटो, ओ ऑटो,
भी नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। इस वक्त पंछी के हाथ पैर काँप रहे थे और उसके आंखों में भी आंसू आ चुके थे। वो खुद में बड़बड़ाती है, हे महादेव, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अगर हम समय पर घर नहीं पहुँचे तो साहब बहुत गुस्सा करेंगे। तक शाम हो चुकी थी और सड़कें सुनसान थी। दिल्ली में लड़कियां सेफ नहीं थी। वहां आए दिन कोई न कोई घटना होते रहती थी और यही सोच सोच कर पंछी डर रही थी। और इन सबसे ज़्यादा डर उसे साहब से लग रहा था। पता नहीं कौन था वो साहब जिसने पंछी के दिल में अपने लिए एक अलग ही दहशत पैदा कर रख दी। काफ़ी मशक्क़त के बाद पंछी को एक ऑटो मिलती है और वो उसमें बैठ जल्दी से निधि को मैसेज कर कह देती है कि उसे ऑटो मिल गई। वो जानती थी कि निधि को उसकी बहुत फिक्र होती थी, इसलिए उसने निधि को इन्फॉर्म कर दिया। रास्ता काफ़ी सुनसान था और ऑटो सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। पंछी बस मन में एक ही दुआ मांग रही थी कि वो समय पर घर पहुंच जाए। कुछ ही देर में ऑटो एक बड़े से मैंशन के सामने रुकती है और पंछी ऑटो वालों को पैसे ऑटो से निकल मेंशन के अंदर चले जाती है। जैसे मेंशन के अंदर कदम रखती है तभी एक रौबदार आवाज़ आती है, कहाँ थी इतनी देर? इस आवाज़ को सुन पंछी अंदर तक कांप जाती है। पंछी एक ऑटो पकड़ती है और वहां से निकल जाती है। ऑटो में बैठी थी लेकिन उसका जी बहुत घबरा रहा था। पता नहीं क्यों उसे अंदर ही अंदर एक डर का एहसास हो रहा था। ऑटो चालक अपनी रफ्तार में ही ऑटो चला रहा था लेकिन फिर भी पंछी को लग रहा था कि वो बहुत धीरे ऑटो चला रहा है। इसलिए वो उससे कहती है, भैया थोड़ा जल्दी चलाइए ना। ऑटो वाले से ये कहने में भी झिझक हो रही थी। पता नहीं क्या हुआ था इन 3 सालों में जिसने उस मासूम के अंदर एक डर बैठा दिया था। ऑटो कुछ ही देर में एक बंगले के सामने रुकती है। मासूम सी पंछी अपने बैग से पैसे निकाल उसे दे जल्दी से बंगले की तरफ भागने लगती है। उसने बचे हुए बाकी पैसे भी नहीं लिए थे। पंछी धीरे धीरे कदमों से बंगले के अंदर कदम रखती है और जैसे हॉल में आती है तभी वहाँ एक रौबदार आवाज़ कहती है, कहाँ थी इतनी देर? इस आवाज़ को सुन पंछी अंदर तक सहम जाती है। उसका चेहरा झुका हुआ था, उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो सर उठाए देखे। सीढ़ी पर एक 30 के आसपास का आदमी खड़ा था, देखने में हैंडसम, 6 फुट हाइट। वो बड़े अदब से सीढ़ियाँ उतर रहा था। उसके जूते की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। वह शख्स जैसे जैसे पंछी के करीब आ रहा था पंछी की धड़कनें तेज हो गई थी। वह कसकर अपनी मुठ्ठियां भींच अपने आंखों को मींच लेती है। कुछ ही सेकंड में वह शख्स पंछी के सामने था। वो जैसे पंछी को छूने जाता है पंछी अपने कदम पीछे ले लेती है। वह भले उस आदमी के साथ उसके घर पर रहती थी लेकिन वो उस आदमी को कभी भी खुद के करीब नहीं आने देती थी। पंछी को इस तरह खुद से दूर जाता देख उस आदमी के होठों के कोने मुड़ जाते हैं और वो पंछी को ऊपर उस नीचे देखते हुए बेहद कर्कश आवाज में कहता है, क्या बात है, अपने होने वाले पति के छुअन से घिन आ रही है? लेकिन कॉलेज में तो उस लड़की से मजे लिए जा रहे थे। उस आदमी की इतनी गंदी बातें सुन पंछी की आंखें से आंसू झलक जाते हैं। वह समझ चुकी थी कि उसके सामने मौजूद आदमी को कॉलेज में हुई घटना के बारे में पता चल चुका है, लेकिन उसमें इस वक्त इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी सफाई में कुछ कह सके। इस वक्त उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहे थे। उसे कुछ न कहता देख उस आदमी का चेहरा काला पड़ चुका था। वो पंछी के बालों को पकड़ उसके चेहरा ऊपर उठा करता है। पंछी के चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था और उसका नाजुक सा शरीर कांप रहा था। वहीं उस आदमी की आंखों पर इस वक्त गुस्से की परत चढ़ी हुई थी। वो दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हें हमने कॉलेज पढ़ने भेजा था, गुलछर्रे उड़ाने नहीं। बहुत पढ़ाई हो गई तुम्हारी, अब हमारी शादी होगी, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। फिर तुम्हें बताऊंगा मैं। इतना कह वो झटके से पंछी को छोड़ता है जिससे वो सीधा जमीन पर गिर जाती है और उसकी कोहनी में हल्की सी चोट लग जाती है। उसके मुंह से दर्द भरी सिसकी निकल जाती है। वहीं वो आदमी उसे घूरते हुए किचन में जाता है और एक दूध का गिलास लाकर पंछी की तरफ बढ़ाकर बेहद सर्द आवाज में कहता है, इसे पियो क्योंकि आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। पंछी कुछ नहीं कहती, चुपचाप उसके हाथों से दूध का गिलास ले उसे एक ही सांस में पी वहां से अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। यूं भागता देख वो आदमी किसी शैतान की तरह हंसते हुए कहता है, ये समझ
सक्षम राठौर का चक्रव्यूह है मेरी जान, जहाँ तुम्हें बचाने तुम्हारा वो पति नहीं आएगा। अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे तो बहुत मौके हैं उस धैर्य सिंह राठौर को तोड़ने के। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बीवी को मांग भरूंगा मैं। धैर्य सिंह राठौर, अब अपने पाप का बदला मैं लूंगा। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर नफरत के भाव थे और इसमें कोई शक नहीं था कि वो नफरत धैर्य के लिए है। वह फिर से किसी शैतान की तरह हंसने लगता है। पंछी इस वक्त बालकनी में बैठी एकटक आसमान में मौजूद चांद को देख रही थी, जो कभी बादलों के में छिप रहा था तो कभी स्पष्ट नजर आ रहा था। चांद को देख पंछी को एक अलग सुकून मिल रहा था। वहीं ठंडा ठंडी हवा चल रही थी, जिससे पंछी के लंबे खूबसूरत बाल हवा में उड़ रहे थे। वह एकटक चांद को देखते हुए अपनी शांत आवाज में कहती है, आसमान में मौजूद उन पंछियों की किस्मत कितनी अच्छी है जो वो खुले आसमान में उड़ सकती है, वरना मैं तो एक ऐसी पंछी हूँ जो बस पिंजरे में कैद होकर रह गई। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी साहब से शादी होने वाली है, फिर भी मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही है। साहब, ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई अपना बड़ी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा है। गहरी सांस छोड़। 3 साल से मैं साहब के साथ हूँ। उन्होंने मुझे सहारा दिया, मुझे रहने को छत और 2 वक्त की रोटी दी और बदले में उन्होंने मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और मैं चाहकर भी मना नहीं कर पाई। मुझे रास्ता दिखाइए महादेव, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इस वक्त उसके आंखों से आंसू निकल लुढ़क कर उसके गालों में आ जाते हैं। जब वो अपने गालों को छूकर देखती है तो वो हैरान रह जाती है। उसे अपना सर भी भारी भारी लग रहा था। वो वहीं से सो जाती है। धैर्य इस वक्त शर्टलेस बालकनी में आंखें बंद किए खड़ा था। उसे दोनों हाथ अपने पेट की जेब में थे। ठंडी हवाएं उसके शरीर को छूकर जा रही थी, जिससे उसे एक सुकून का एहसास हो रहा था। धैर्य अपनी आंखें खोल आसमान में मौजूद चांद की तरफ देखकर अपनी सर्द आवाज में कहता है, याद आ रही है छुई मुई, अपने दिल के एहसासों को पहचानो। बहुत जल्द तुम हमने अपने इस सीएम साहब के पास होगी और तुम्हारे ये सीएम साहब तुम्हें इस दुनिया की हर बुराई से छुपा लेंगे। बहुत जल्द तुम हम अपने सीएम साहब के बाहों में होगी और अब ये दुनिया देखेगी एक सीएम का जुनूनी इश्क। तुम्हें मेरे वापस होना ही होगा छुई, और मेरे पास वापस आना ही होगा। इतना कह वो सीटी बजाने लगता है। धैर्य के चेहरे पर पंछी के लिए जुनून साफ नजर आ रहा था। सूरज सर पर आ चुका था। सूरज की किरणें पंछी के मासूम चेहरे पर पड़ते थे। वह कसमसाते हुए उठती है। उसका सारा बदन कर रहा था क्योंकि वो पूरी रात ठंड फर्श पर सो रही थी। अचानक उसे रात का मंजर याद आ जाता है, जिससे उसकी आंखें झिलमिला जाती है। वो फर्श से उठती है और कमरे में चली जाती है। कुछ ही देर में वो नहाकर पूरी तरह तैयार थी। उसने प्यारा सा काला सूट पहन रखा था, जिस पर वो काफ़ी प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। पंछी अपने गीले बालों को तौलिया से सुखा रही थी। उसे जुकाम भी हो चुका था, लेकिन उससे अपनी तबीयत की जरा भी चिंता नहीं थी। अगर चिंता भी थी तो बस इस बात की कि सक्षम उसे कॉलेज जाकर दोबारा पढ़ने की इजाज़त देगा या नहीं। पंछी का ये लास्ट साल था और वो किसी भी कीमत पर अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ना नहीं चाहती थी। वो भी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन सक्षम वो उसे बस एक गुलाम बनाना चाह रहा था जो उसके इशारे पर नाचे। पंछी गीले तौलिए को जाकर बालकनी में सुखा देती है और उसके बाद कमरे से निकल जाती है। सक्षम अपने कमरे में बसवस कर रहा था, तभी उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन की स्क्रीन पर पापा लिखा हुआ था, जिसे देख उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपने फ़ोन लिए बालकनी में चला जाता है और जैसे फ़ोन उठाता है सामने से आवाज़ आती है, कैसा है मेरा मुन्ना। इस आवाज़ को सुन सक्षम के होठों पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि ये आवाज़ उसके पापा शिवराज राठौर की थी। अपने पापा की आवाज़ सुन सक्षम अपनी गहरी आंखों से देखते हुए कहता है, पापा आपका मुन्ना फर्स्ट क्लास है और हम 1 हफ्ते में उस धैर्य की लुगाई से ब्याह करने वाले हैं। ये सुनते ही शिवराज राठौर जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, अब की न तूने शिवराज राठौर की बेटे होने वाली बात। अब धैर्य सिंह राठौर जब खुद की बीवी को किसी और के साथ देखेगा तो उसके सर
तो ससुरा बिजली ही गिर पड़ेगी। शिवराज की बातें सुन सक्षम के होठों पर कुटिल मुस्कान आ जाती है। उसके सामने बार बार पंछी का चेहरा आ रहा था। वह अपने होठों पर जीभ हिलाते हुए बेहद गंदे तरीके से कहता है, बहुत इंतजार किया है पापा उस लौंडिया को अपने बिस्तर पर लाने के लिए। एक बात दान देनी पड़ेगी, साला उस धैर्य के हाथों में कौनीर था जिसे उसने खुद से दूर कर दिया। दोनों बाप बेटे ऐसे ही कुछ देर बात करते हैं, उसके बाद कॉल काट देते हैं। सक्षम सीटी बजाते हुए कहता है, पंछी धैर्य सिंह राठौड़ नहीं, पंछी सक्षम सिंह राठौड़। ढूंढ निकाली तेरी कमजोरी धैर्य, अब देख मैं तेरी बीवी के साथ क्या क्या करता हूँ, अपनी कितनी रातें रंगीन करता हूँ। हर रात बिस्तर पर उसके जिस्म को नोचूंगा और वो बस चीखते रहेगी और उसकी चीखे से तुम खून के आंसू रोओगे। ये सब कहता हुआ सक्षम के चेहरे पर एक अलग ही तरह का नफरत नजर आ रहा था। उसे देख कभी भी कह देता कि वो धैर्य से बेहिंता नफरत करता है और इस नफरत की कोई हद नहीं थी। एक कार राठौड़ हवेली के सामने आकर रुकती है, जिससे शिवराज राठौड़ उतरता है और सीधा हवेली के अंदर चले जाता है। सुलेखा जी और सपना इस वक्त हॉल में मौजूद थे। जब वो लोग शिवराज राठौड़ को देखते हैं तो वो दोनों अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। इस वक्त हवेली में उनके अलावा कोई नहीं था। शिवराज राठौड़ को देख सुलेखा जी गुस्से में कहती हैं, काहे आए हैं हो तुम यहाँ? सुलेखा जी की बातें सुन शिवराज राठौड़ अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान सजाए कहता है, का भाभी जी, आपने एक आप हो जो चाय पानी पूछने के जगह यहाँ आने का कारण पूछ रहे हो। सुलेखा जी उनकी बातें सुन व्यंग से मुस्कुराकर कहती है, चाय पीने मेहमान को पूछते हैं और तुम तो ना हमारे अपने हो और ना मेहमान, इसलिए यहाँ से चलते बनो, वरना अगर हमारे लाला ने तुमको यहाँ देख लिया तो तुम्हें हमको नहीं लगता कि तुम दो पैरों पर जाने लायक बचोगे। शिवराज राठौड़ कुछ कहता उससे पहले वहाँ एक रौबदार आवाज़ गूंजती है, तुम साले कुत्ते की दुम, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी हमारी हवेली में कदम रखने की। इस वक्त आवाज़ को सुन शिवराज राठौड़ के होठों के कोने मुड़ जाते हैं, क्योंकि वो इस आवाज़ को अच्छे से पहचानता था। सपना और सुलेखा जी दरवाजे की तरफ देखती हैं, जहाँ से धैर्य और पप्पू चले आ रहे थे। धैर्य की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी। वो आता है और जाकर सीधे शिवराज राठौड़ का कॉलर पकड़ते दांत, साले तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बे हमारी हवेली में कदम रखने की? मौत से खेलने का ज़्यादा शौक चढ़ा है क्या? धैर्य की बातें में एक धमकी थी। वहीं शिवराज बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहा था। वो अपना कलर धैर्य से छुड़ाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, हमारे प्यारे भतीजे, तुम बात बात पर ज्वालामुखी की तरह फट, आराम और शांति से भी बात किया जा सकता है। धैर्य अपनी आईब्रो रब करते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, वो काहे बे ना, तुमको देखकर ही हमारा पारा चढ़ जाता है, तो शांति से बात करने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए अब जल्दी से भौंको कि यहाँ क्यों आए हो। धैर्य की बातों का मानो शिवराज राठौड़ पर कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टा वो बेशर्मों की तरह हंस रहा था। वो अपने हाथ में मौजूद कार्ड धैर्य की तरफ बढ़ाकर कहता है, हमारे मुन्ना का ब्याह है कुछ दिन में और हम चाहते हैं कि तुम जरूर आओ। इस वक्त शिवराज राठौड़ के होठों पर कुटिल मुस्कान थी। तभी धैर्य उसके हाथों से काट लिए तंज भरी मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हारे उस छिनार बेटे को लड़की कहाँ से मिल गई बे? धैर्य के मुंह से अपने बेटे के लिए ऐसी बातें सुन शिवराज की मुठ्ठियां कस जाती है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम हमारे मुन्ना की शादी में आओगे तो हमको बहुत खुशी होगी। इतना कह वो वहाँ से चला जाता है। तभी सुलेखा जी कहती है, लल्ला कोनो ज़रूरत नहीं है जाने की। सुलेखा जी इतना ही कहती है कि धैर्य उनकी बात बीच में काट कर कहता है, जाएंगे तो हम ज़रूर, आखिर हमारी कीमती चीज़ें जो उनके पास है उसे भी तो लेना है। इस वक्त धैर्य के होठों पर खतरनाक मुस्कान थी, जैसे मानो उसने कुछ सोच रखा है हो। पंची इस वक्त कॉलेज में जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। वो एक नज़र खुद का अक्स शीशे में देखती है। ऐसा लग रहा था मानो उसका अक्स उस पर हंस रहा हो, जैसे कहना चाहता हो कि तुम बस एक गुलाम हो और तुम्हारी जिंदगी बस गुलामी की जंजीरें तले दबी है। वो
एक गहरी सांस लेती है और अपना कॉलेज बैग लिए कमरे से बाहर निकल जाती है। उसके लिए उस वक्त एक एक कदम लेना भारी हो रहा था। उसके दिमाग में बार बार बस यही ख्याल आ रहा था कि क्या सक्षम उसे कॉलेज जाने की इजाज़त देगा। हालांकि उसे पता था कि सक्षम उसको उसका कॉलेज जाना पसंद नहीं और उसने पहले ही इसके लिए अपना फरमान सुना दिया था, लेकिन मासूम सी पंछी एक और बार कोशिश करना चाहती थी, या यूँ कहे वो कि वो अपना आखिरी सांस तक कोशिश कर लेना चाहती थी। पंछी धीरे धीरे डाइनिंग टेबल के पास सर झुकाए खड़ी हो जाती है। वहाँ कोई भी नौकर मौजूद नहीं था। तभी उसके कानों में सक्षम के जूते की आवाज़ आती है। उस शांत माहौल में उस जूते की आवाज़ें स्पष्ट सुनाई दे रही थी। उन आवाज़ों को सुन पंछी की पकड़ अपने कपड़ों में कस जाती। सक्षम आता है और अपने चेयर पर बैठ जाता है। तभी पंछी बिना देर किए उसके प्लेट में नाश्ता रखने लगती है। ये सब करते हुए देख उसके हाथ काँप रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपना काम कर रही थी। उसके काँपते हुए हाथ को देख सक्षम के होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है, मानो वो पंछी में अपना यही खौफ तो देखना चाहता था। वो जल्दी से अपना मुस्कान छुपा सख्त आवाज़ में कहता है, पता है हम ये हवेली का सारा काम और अपना काम तुमसे क्यों करवाते हैं? क्योंकि जब पत्नी नौकरों वाली काम करे तभी घर में शांति होती है और पत्नी पतियों के पैरों में ही अच्छी लगती है। सर पर बैठाओ तो तांडव शुरू कर देती है। सक्षम की बातें इस पंछी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो अपनी शांत आवाज़ में कहती है, पत्नियों का स्थान पतियों के पैरों में नहीं दिल में होना चाहिए, वरना शंकर से पहले गौरी का नाम नहीं आता। ना सिया के कभी राम होते और ना कभी कृष्ण की राधा के वियोग में जलती। ये सब पंछी ने बेहद शांति से और मुस्कुराते हुए कहा था। वहीं पंछी की ऐसी बातें समझ को हमको चुभ गई थी। उसे अब कैसे भी पंछी को तकलीफ देना था। उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि पंछी उससे जवाब दे। सक्षम की नज़रें पंछी की कॉलेज बैग पर जाती है और उसे पंछी को सुनाने का मौका मिल जाता है। वो हल्के गुस्से में कहता है, ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? कॉलेज जा रही हो क्या? पंछी कुछ जवाब देते उससे पहले ही सक्षम उससे बोलने का मौका दिए बिना कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना कल कि तुम अब से कोई कॉलेज नहीं जाओगी। बहुत पढ़ाई कर ली तुमने, लगता है तुम्हें मेरी बातें सही से समझ नहीं आई। ये सब सक्षम गुस्से में कह रहा था। वहीं पंछी की आंखें नम हो गई थी। वो सिसकियाँ लेते हुए कहती है, ये हमारी आखिरी साल है, हमें कॉलेज जाने दीजिए, वरना हमें एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। पंछी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वहीं सक्षम तंजिया खान के साथ कहता है, क्या करोगी एग्ज़ाम देकर? कलेक्टर बनोगी क्या? आखिर में करना तो तुम्हें चूल्हा चौका ही है। लड़कियां के हाथों में कढ़ाई कच्ची ही अच्छी लगती है, कलम नहीं। सक्षम की ऐसी सोच देख पंछी को बुरा तो लगता है, लेकिन वो बेचारी कर भी क्या सकती थी और ना कुछ कह सकती थी, क्योंकि वो सक्षम के घर में रहती थी। उसका अपना कहने के लिए सिर्फ एक वही था। उसके अलावा उसका इस अनजान शहर में कोई भी नहीं था। ये पंछी चुपचाप वहाँ से कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी सक्षम उसे रोककर अपनी रौबदार आवाज़ में कहता है, दूध पी कर जाओ। पंछी डाइनिंग टेबल पर देखती है जहाँ दूध का ग्लास रखा था। वो बिना कुछ कहे ग्लास उठा दूध पी लेती है। दूध का टेस्ट उसे काफ़ी अजीब लग रहा था। पिछले 3 सालों से सक्षम उसे हर दिन लगातार दूध पिला रहा था, लेकिन उसने इसका कारण उसे कभी नहीं बताया और ना पंछी को इतना हक था कि वो उससे कोई भी सवाल कर सके। सक्षम ने उसे आसरा दिया था, इसलिए वो उसकी हर बात चुपचाप मान लिया करती थी। पंछी वहाँ से अपने कमरे की तरफ बैठ जा रही थी। तभी सक्षम दूध का खाली ग्लास उठाता है और डेविल स्माइल कर उस ग्लास को देखते हुए किसी सनकी की तरह कहता है, धैर्य सिंह राठौर। इतना का वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी काफ़ी खतरनाक थी। धैर्य और पप्पू इस वक्त नुक्कड़ पर बैठे चाय पी रहे थे। धैर्य का पूरा ध्यान अपने फ़ोन में था। वहीं पप्पू के दिमाग में बहुत सारी उथल पुथल चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि धैर्य इतना शांत कैसे बैठा है। पप्पू अपने ही उधर पुन में था। तभी धैर्य की कर्कश आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। धैर्य चाय की चुस्की लेते हुए कहता है, क्या हुआ? तुमने अंदर सवालों का कीड़ा
कुलबुला रहा है का। धैर्य ने ये सब काफ़ी सरल तरीके से कह दिया था। धैर्य सिंह राठौर की बातें सुन पप्पू झेप जाता है। वो हल्कलाते हुए कहता है, भैया जी आपको कैसे पता हमारे मन में सवाल चल रहा है। धैर्य चिढ़ते हुए कहता है, तुम हमारी लुगाई हो ना बे, इसलिए तुमने मन की बातें हम पढ़ लेते हैं। धैर्य की ऐसी बातें सुन पप्पू शर्माकर अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, का भैया जी आप भी काहे मजाक कर रहे हैं। पप्पू का जवाब सुन धैर्य उसे खुन्नस भरी नज़रों से देखने लगता है और उसके बाद जो कहता है पप्पू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। पंछी भागकर अपने कमरे में जाती है और जाकर सीधे बेड पर औंधे मुंह गिरकर तकिए में मुंह छुपाए सुबकने लगती है। उसके आंसुओं से वो तकिया भी भीगो रहा था, साथ ही उसके सुबकने की आवाज़ें कमरे में गूंज रही थी। वो अपने चेहरा तकिए से निकालती है। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और चेहरा सुर्ख लाल पड़ गया था। ज़्यादा रोने के कारण पंछी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वह गहरी सांसें लेते हुए अपने महादेव से शिकायत करते हुए कहती है, क्यों महादेव, क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। हर बार हमारी ही अग्नि परीक्षा क्यों। अपने अतीत तो हम कब का भूल चुके हैं। अपना वर्तमान जीने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतना कष्ट इतना पीड़ा क्यों। हम पढ़ लिख कर अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। क्या ये हमारा गुनाह है या फिर हमें हक नहीं है कि अपने जीवन में पढ़ लिख कर कुछ करें। क्यों हमारे ही नसीब में इतना तकलीफ लिखी है। क्या हमें खुश रहने का अधिकार नहीं। क्या हम खुशियों के भागीदार नहीं। जब ऐसा ही जीवन देना था तो क्यों नया जीवन दिया हमें। मर जाने दिया होता हमें। अगर हम मर जाते तो आज ये जिल्लत भरी जीवन नहीं गुजार रहे होते हम। इतना का वो फुट फुट कर रोने लगती है। उसके हर एक आंसू उसके दिल में दबे दर्द को बयां कर रही थी। वो मासूम ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके जीवन में इतने दुख तकलीफ क्यों है। उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर उसके साथ बुरा क्यों हो रहा है। ये उसके समझ से परे था। धैर्य इस वक्त अपने कमरे में था और वो अपने बैग में कपड़े रख रहा था। उसने अपनी ज़रूरत का सारा सामान रख लिया था, बस कपड़े रखना ही बाकी था। वो अभी कपड़े रख ही रहा था कि तभी सुलेखा जी कमरे में आती है और धैर्य को देखती है, जिसका चेहरा सामान्य था। उसके चेहरे को देख इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उसके अंदर कौन सा तूफान उठ रहा है। वो एक टक धैर्य को देख रही थी, क्योंकि माँ होते हुए भी वो अपने बच्चों को समझ नहीं पा रही थी। सुलेखा जी दरवाजे पर खड़ी एक टक धैर्य को निहार रही थी। तभी धैर्य बैग ये चैन बंद करते हुए अपनी कड़क आवाज में कहता है, का हुआ अम्मा, ऐसे द्वार पर काहे खड़ी हो। धैर्य की आवाज़ सुन सुलेखा जी कमरे के अंदर आती है और एक नज़र बेड पर रखे सूटकेस देखती है। फिर धैर्य को देख कहती है, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लल्ला के दिमाग में क्या चल रहा है। सुलेखा जी की बातें सुन धैर्य हल्का मुस्कुराकर कहता है, हमारे दिमाग का चलेगा, कुछ भी तो नहीं। सुलेखा जी उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करते हुए कहती है, अच्छा अगर ऐसी बातें हैं तो ये सूटकेस का काम लल्ला यहाँ काहे है। ये सब सुलेखा जी धैर्य पर अपने सवालों के बांध छोड़ते हुए कहती हैं। आखिरकार उन्हें भी जानना था कि उनका बेटा क्या चाहता है। वो धैर्य के जवाब का इंतजार कर रही थी। तभी धैर्य अपनी शांत आवाज में कहता है, हम सक्षम की शादी में जा रहे हैं। धैर्य का जवाब सुन सुलेखा जी हैरान रह जाती है। वह परेशान होते हुए कहती है, लाला तुझे पता है भी है तू क्या कह रहा है। तू सक्षम की शादी में जा रहा है, तुझे पता है ना वो इतना ही कहती है कि धैर्य शांत होकर कहता है, अम्मा शांत हो जाइए, हमें पता है आपको हमारी फिक्र हो रही है और ये फिक्र भी जायज़ है, लेकिन हमारा उसकी शादी में जाना बहुत ज़रूरी है। जाएंगे नहीं तो धमाका कैसे होगा और बिना धमाके के हम अपनी अमानत को लेकर कैसे आएंगे। ये सब कहते हुए धैर्य के होठों पर मिस्टीरियस मुस्कान थी। वहीं धैर्य की पहेली जैसी बातें सुलेखा जी के पल्ले नहीं पड़ती। वह चिंतित स्वर में कहती है, लल्ला क्या कर रहे हो, हमारी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप पहेलियों में बातें कर रहे हो। जलेबी की तरह बातें घुमाने से बेहतर साफ साफ कहो ना क्या कहना चाहते हो।
सुलेखा जी धैर्य की बातों में छुपे मतलब को जानने के लिए काफ़ी उत्सुक थी। उन्हें जानना था कि आखिर धैर्य कहना क्या चाहता है। जहाँ सुलेखा जी के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी, वहीं धैर्य का चेहरा शांत था और उसके शांत चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह मुस्कुराते हुए कहता है, हमरे बात में छुपे मतलब को तुम इतनी जल्दी समझ नहीं पाओगी अम्मा। बस इतना समझ लो कि हम जाएंगे अकेले, लेकिन आएंगे ई घर के रौनक को लेकर। सुलेखा जी की आंखें ये सुन नम हो जाती है। वो प्यार से उसका गाल छूकर कहती है, अपना ख्याल रखना, हम तुम्हारे स्वागत की तैयारी कर रखेंगे। इस वक्त सुलेखा जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। मन को उन्हें धैर्य की बातों का इस मतलब स्पष्ट शब्दों में समझ आ गया था। वह समझ चुकी थी कि आखिर धैर्य क्या करने वाला है, इसलिए वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। इस वक्त सभी हॉल में मौजूद थे। धैर्य के साथ पप्पू भी जा रहा था। धैर्य अपनी अम्मा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर कहता है, हमें आशीर्वाद दो अम्मा, क्योंकि हम जो करने जा रहे हैं वो इतना आसान नहीं, लेकिन धैर्य सिंह राठौर के लिए नामुमकिन भी नहीं। सुलेखा जी नम आंखों से मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरकर कहती है, जाओ लल्ला, और अपनी अमानत और ई हवेली की रौनक दोनों को वापस ले आओ, क्योंकि बिना रौनक के इस हवेली में रोशनी तो होए, लेकिन फिर भी ई हवेली अंधकार में डूबी है। जाओ और अपने लिए गए वचन निभाओ। धैर्य हाँ में सिर हिलाता है। तभी अंश भाग कर आता है और उसके पैरों में लिपट जाता है। धैर्य उसे झट से गोद में उठाता है तो देखता है कि उसकी आंखों में आंसू हैं। उसकी आंखों में आंसू देख हल्का मुस्कुराकर कहता है, ए अंश सिंह राठौर, रो काहे रहे हो बे? मर्द बनो, हम राठौड़ हैं और हम राठौड़ रोते नहीं, अपने दुश्मन को रुलाते हैं। अब हम यहाँ नहीं हैं तो तुम्हें को ही सबकी रक्षा करनी भी है। करोगे ना सबकी रक्षा? मासूम सा अंश 4 बार अब अपना सर हिला देता है, जिसके बाद धैर्य मुस्कुराकर उसके गाल को प्यार से चूमकर उसे नीचे उतार देता है और अपनी सूटकेस लिए हवेली से निकल जाता है। धैर्य हवेली से बाहर आता है और जहाँ काफिलों में गाड़ियाँ खड़ी थी, वो अपने चॉपर से दिल्ली जाने वाला था। आखिर वो एक सीएम था और उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना उसके बॉडीगार्ड का कर्तव्य था। धैर्य की ट्रॉली पप्पू लेकर आ रहा था। धैर्य जाकर एक कार में बैठ जाता है और उसी कार में पैसेंजर सीट पर पप्पू बैठ जाता है। कुछ ही देर में उनकी गाड़ियों का काफिला वहां से निकल जाता है। धैर्य कार में बैठ बस बेगूसराय की सड़कों को देख रहा था। उसका चेहरा भले शांत था, लेकिन उसके अंदर सवालों का भंवर उठा रहा था। एक सुनामी उठ रही थी। वो एकटक खाली आंखों से सड़कों को देखते हुए अपनी सर्द आवाज में कहता है, हमने जो जो करने को कहा था वो कर दिया ना? पप्पू उसकी बातें से सहमति जताते हुए कहती है, आपने जो भी कहा हमने सब करवा दिया है भैया जी। पप्पू की बातें सुन धैर्य के होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। उसे देख साफ पता चल रहा था कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन उसका चेहरा शांत था। अगर ये कहा जाए कि उसे ये तूफान से पहले आने की वाली शांति है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। सूरज ढलकर संध्या हो चुकी थी। वहीं मासूम सी पंछी अभी भी औंधे मुंह बिस्तर पर पड़ी थी। उसके आंखें बंद थी और उसकी घनी पलकों पर आंसुओं के बूंदे ठहरे थे। साथ ही उसके गलों पर भी आंसुओं के निशान स्पष्ट नजर आ रहे थे। उसे देख साफ पता चल रहा था कि रोते रोते उसकी आंखें लगी है। पंछी की पलकें धीरे धीरे फड़फड़ाने लगती है और उसकी नींद खुल जाती है। कुछ ही देर में वो अपना सर पकड़े बिस्तर पर बैठी थी। उसके सर में बेहिसाब दर्द हो रहा था और इस दर्द की वजह भी उसकी आंखों से निकल आंसू ही थे। पंछी साइड में पड़ा अपना दुपट्टा उठाती है और बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। इस वक्त पंछी वॉश बेसिन के सामने खड़ी मिरर में खुद को निहार रही थी। उसका चेहरा मुरझा गया था। उसकी आंखें ज़्यादा रोने के कारण सूज चुकी थी। बाल पूरे बिगड़े हुए थे। खुद की ऐसी हालत देख एक बार फिर पंछी को रुलाई फूटती है और वो सुबकने लगती है। उसकी आंखों में मानो आंसू की धारा रुकना ही नहीं चाहती थी। पंछी गहरी सांस छोड़ते हैं
फिर नल चालू कर अपने चेहरे पर पानी मारने लगती है, जिससे उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। पंछी धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आ रही थी। तभी उसकी साफ नज़र सोफे पर बैठे पति पत्नी पर जाती है, जिससे सक्षम काफ़ी उत्सुकता और खुशी से बातें किए जा रहा था। सक्षम का ये रूप पंछी के लिए काफ़ी चौंकाने वाला था। उसने आज से पहले सक्षम को इस तरह खुलकर हंसते नहीं देखा था, और ये पहली बार था जब वो अनजान चेहरे देख रही थी। वरना सक्षम को कभी पसंद नहीं था कि उसकी हवेली में कोई उसकी इजाज़त के बगैर आए। पंछी एकटक बस सीढ़ियाँ उस पर खड़ी उन सभी को देख रही थी कि तभी सक्षम की नज़र उस पर पड़ती है और वो उसे आवाज़ देते हुए कहता है, अरे पंछी, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? नीचे आओ, देखो कौन आया है। मेरे मम्मी पापा आए हैं। ये आवाज़ सुन पंछी धीरे धीरे चलकर उनके पास आती है और शिवराज राठौर और स्वर्णा जी के पैर छूती है। स्वर्णा जी उसे खुशी खुशी आशीर्वाद दे देती है। वहीं शिवराज राठौर की नज़रें बस पंछी पर ही बनी हुई थी। स्वर्णा जी को पंछी काफ़ी जानी पहचानी लगती है, इसलिए वो अपने मन में उठ रहे सवाल को उसके सामने प्रस्तुत करते हुए कहती है, बेटा तुम कभी बेगूसराय आई हो क्या? तुम्हारे चेहरा मुझे काफ़ी जाना पहचाना लगता है। स्वर्णा जी के मुंह से बेगूसराय का जिक्र सुन पंछी को कुछ धुंधली यादें याद आने लगती है, जिसमें एक लड़का एक लड़की से शादी कर रहा था। फिर लड़की खाई के पास थी। उस लड़के के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, मनहूस। ये शब्द याद आते ही वो अपने कानों को दोनों हाथों से ढक जोर से चिल्लाती है, नहीं नहीं, मैं मनहूस नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा ही पंछी ना जाने क्या क्या कह रही थी। उसे इस तरह पैनिक करता देख सभी घबरा गए थे। स्वर्णा जी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो आगे जैसे कुछ कहने वाली थी, तभी शिवराज राठौर उसकी कलाइयाँ मजबूत से कर दांत पीसते हुए कहता है, चुपचाप यहीं खड़े रहो, ज़्यादा जासूस बनने का कोई ज़रूरत नहीं है। शिवराज राठौर ने काफ़ी मजबूती से स्वर्णा जी की कलाइयाँ पकड़ी थी, जिस कारण उन्हें दर्द का एहसास हो रहा था और उनकी आंखें भी नम हो गई थी। पंछी की ऐसी हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। तभी शिवराज राठौर अपने बेटे से कहते हैं, जा मुन्ना, बहुरिया को कमरे में ले जा, हम इसके लिए दूध भिजवा देते हैं। सक्षम हाँ में सर हिला पंछी को झट से गोद में उठाता है और उसे लिए कमरे की तरफ बढ़ जाता है और पंछी छोड़ जाता है। स्वर्णा जी के मन में अनेक सवाल, इस वक्त उसके दिमाग में बहुत सवाल चल रहे थे। वो शिवराज राठौर से पूछते, ये लड़की कौन है, नाम इसका क्या है और ये कहाँ से है? स्वर्णा जी के एक के बाद एक पूछे गए सवाल से शिवराज राठौर खींचते हुए उनकी थोड़ी मजबूती से पकड़ दास्त पीसते हुए कहती है, एकदम चुप, हम तुम्हें यहाँ बस अपने मुन्ना के लिए लाए हैं, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी अम्मा आए। लेकिन तुम्हारी इन हरकतों के कारण हमें तो लगता है कि तुम्हारे लिए वो 4 दीवारी ही सही थी। हमने थोड़ी सी उंगली का पकड़ा दी, तुम भाई सीधा गला पकड़ने पर उतारू हो गई। अपने बेटवा की शादी में आई हो तो शादी का आनंद उठाओ। वो लड़की कौन है, कहाँ से आई है, इतना पंचायत मत करो। इतना कह वो झटके से उसे धक्का दे वहाँ से चले जाता है। वहीं सरना जी फर्श पर गिरी अपनी नम आंखों से कहती है, नहीं, हम उस बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। हम ये जान कर रहेंगे कि वो कौन है, और इसके लिए हमें अपने बेटे और पति के खिलाफ भी जाना पड़े तो हम जरूर जाएंगे। इस बार हम चुप नहीं रहेंगे। स्वर्णा जी की आंखों में इस वक्त एक अलग ही आत्मविश्वास नजर आ रहा था। आज से उस शादी के फंक्शन शुरू होने वाले थे। आज पंछी की सगाई थी। वो इस वक्त अपने कमरे में शीशे के सामने बैठी थी। पंछी ने बेहद खूबसूरत सा लहंगा पहन रखा था। आज वो कोई आसमान से उतरी अप्सरा लग रही थी, लेकिन जो खुशी और जो चमक उसके चेहरे पर होनी चाहिए थी, उसका नामो निशान तक उसके चेहरे पर नजर नहीं आ रही थी। अगर उसे कोई देखता तो यही कहता कि उसका शरीर सिर्फ यहाँ है, बल्कि उसकी आत्मा कहीं और ही है। पंछी बस बुद्ध बनी खड़ी थी। वहीं वहाँ मौजूद मेकअप आर्टिस्ट उससे चूड़ियाँ पहनाते हुए कहती है, मैम आप बहुत खूबसूरत हो, एकदम चांद का टुकड़ा। आपको देख ऐसा लगता है मानो चांद जमीन पर उतर आया हो। ये सब वो मेकअप आर्टिस्ट काफ़ी खुश होकर कह रही थी, मानो पंछी की तारीफ करने पर वो सोने से लदी
जाएगी। वो मेकअप आर्टिस्ट अपने ही धुन में कुछ ना कुछ बोलते रहती है। वही पंछी उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। इस वक्त वो अपने ही उधेड़ बुन में थी। वो मेकअप आर्टिस्ट पंछी को तैयार कर वहाँ से चली जाती है। पंछी ने एक नज़र भी खुद को शीशे में नहीं देखा था। वो पलकें झुकाए बैठी हुई थी। वो धीरे धीरे अपने पलकें उठाए खुद को शीशे में निहारती है। कितनी खूबसूरत लग रही थी पंछी, मानो सर्द में ओस की बूंद। वो खुद को निहार रही थी कि अचानक उसे का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो अपने दिल पर हाथ रख मन में कहती है, ये हमारे दिल इतना तेजी से क्यों धड़क रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई अपना वापस आने वाला है? पंछी का दिल इस वक्त कुछ इस कदर धड़क रहा था मानो अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। एयरपोर्ट पर कई सारे बॉडीगार्ड तैनात किए गए थे क्योंकि बिहार का सीएम हरे सिंह राठौर आ रहे थे। कई मीडियाकर्मी भी वहाँ मौजूद थी जो उनके तस्वीर लेने को परेशान थी। धैर्य पप्पू उनके कुछ बॉडीगार्ड के साथ आता है। कई लोग आकर उसे माला पहनते हैं, लेकिन उन मालाओं की भी अच्छे से जांच होती है। धैर्य ने इस वक्त वाइट शर्ट और ब्लू जींस पहन रखा था। वह पहनावे से नॉर्मल लड़कों की तरह ही लग रहा था, लेकिन उसका जो ऑरा था वो काफ़ी खतरनाक था। वो रौब से चलते हुए एयरपोर्ट से बाहर आ जाता है। भी उसका साथ ही था। एयरपोर्ट के बाहर लंबी कतारों में गाड़ियां मौजूद थी। धैर्य जाकर एक कार की पिछली सीट पर बैठ जाता है। वहीं उसके बैठते ही गाड़ियां कतारों में दिल्ली की सड़कों पर धूल उड़ाती हुई भागने लगती है। धैर्य एकटक खिड़की से बाहर देख रहा था। दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन होती है, जिस कारण धैर्य ने अपने मुंह पर मास्क लगाए था, लेकिन उसकी गहरी आंखें बराबर सड़कों पर बनी हुई थी। वो अपने मन में कहता है, बस कुछ ही पल की दूरी है। मैंने 3 साल के इंतजार के बाद ये दूरी तो कुछ भी नहीं है। मेरे 3 साल के तरफ के आगे इन रास्तों की लंबाई कुछ नहीं है। बस कुछ देर इंतजार कर लो, बहुत जल्द आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास, और इस बार हमारा मिलन होकर रहेगा। ऐसा मिलन होगा कि कोई चाहकर भी फिर हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर पाएगा। तड़प रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए छुमी, और मुझे पता है तुम भी मेरी याद में वहाँ तड़प रही हो, लेकिन तुम्हारे एमएलए साहब तुम्हें अब खुद से दूर नहीं जाने देंगे। इस वक्त धैर्य के चेहरे पर एक सुकून था जो मास्क के कारण नजर नहीं आ रही थी। पंछी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। उसके धड़कने वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। वो अपने दिल पर हाथ रखकर कहती है, हे महादेव, ये क्या हो रहा है? मेरा दिल ऐसे क्यों धड़क रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई खास आने वाला है, कोई बेहद करीबी जिससे कोई गहरा नाता हो। पंछी को इस वक्त बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके माथे पर हल्के पसीने आ रहे थे। तभी स्वर्णा जी कमरे में आती है। पंछी को देख उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो जाती है और पंछी की बलाइयाँ लेते हुए कहती है, बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नज़र ना लगे। इतना का वो अपनी आंखों से काजल निकाल उसके कान के पीछे लगा देती है। वहीं पंछी बस उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की नमी तैर गई थी। आज से पहले उसे ऐसा अपनापन किसी ने महसूस नहीं हुआ था कि माँ के प्यार का एहसास क्या होता है, उसे स्वर्णा जी को देख महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी माँ उसके सामने खड़ी हो। पंछी का नम आंखें देख स्वर्णा जी घबराकर उसका चेहरा अपने हाथों में भरती है और प्यार से कहती है, क्या हुआ बेटिया, रो क्यों रही हो? हमारी किसी बात का बुरा लगा क्या? स्वर्णा जी की आवाज़ में एक अलग ही फिक्र नजर आ रही थी। पंछी स्वर्णा जी से अलग हो अपने आंसू पोंछे नाम में सिर हिलाकर कहती है, आज से पहले हमें किसी ने भी इतना प्यार और दुलार नहीं किया। अपना अतीत में मुझे याद नहीं, लेकिन आपको देख एक ममता का एहसास होता है। ऐसा लगता है मानो मैं आपको माँ की छाया में हूँ। जी पे ये सब कहती हुई काफ़ी भावुक हो गई थी। वहीं स्वर्णा जी उसे अपने गले से लगाकर कहती है, ना बेटिया, इतना खुशी के मौके पर ऐसे रोते नहीं हैं, और तू मेरी बेटिया ही है। अम्मा ही कहना तू मुझे। एक ही दिन में तेरी ये अम्मा अपना फर्ज, माँ का फर्ज जरूर निभाएगी। ये सब स्वर्णा जी खोए हुए अंदाज में कहती है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। वो पंछी से दूर होकर कहती है, देख ना बेटिया, मुझे तुझसे मिले इतने वक्त हो गए और अब तक मैंने तुझे तेरा नाम
नहीं पूछा, जरा हम भी तो जाने हमारी लाडो का नाम क्या है। स्वर्णा जी की बातें सुन पंछी के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो कुछ कहती है इस जिससे स्वर्णा जी हैरान रह जाती है। स्वर्णा जी पंछी को लिए नीचे आती है। उसके चेहरे पर एक घबराहट नजर आ रही थी, लेकिन वो अपनी घबराहट किसी को दिखाना नहीं चाह रही थी। वही पंछी की नज़रें झुकी हुई थी। सगाई में आए सभी लोग की नज़रें मानो पंछी की इस खूबसूरती में ही टिक गई थी। सभी लोग एकटक पंछी को देख रहे थे। वहीं इतने सारे लोग की नज़रें खुद पर महसूस कर पंछी की काफ़ी घबराहट हो रही थी। आज से पहले उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब वो कॉलेज भी जाती थी तो सिर्फ निधि के साथ रहती थी। निधि के अलावा उसका कोई दोस्त भी नहीं था और वो कॉलेज में ज़्यादातर लोगों से दूरी बनाए रहती थी और ना कभी किसी पार्टी में जाती थी, जिससे कारण वो ये सब उसे काफ़ी अजीब लग रहा था। वह धीरे धीरे चलकर नीचे आती है। वहाँ मौजूद कुछ लड़कियाँ साध्वी की खूबसूरती से जल रही थे। साध्वी ने ज़्यादा मेकअप नहीं किया था, लेकिन सादगी में भी वो क़यामत ढा रही थी और यही लड़कियों से बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। सक्षम जब साध्वी को देखता है तो उसकी नज़रें मानो उस पर ठहर जाती है। वो एक पल के लिए तो अपनी पलकें झपकाना तक भूल जाता है। सक्षम उसे इस तरह पंछी को निहारते देख उसके बगल में खड़ा उसका दोस्त उसकी फिरकी लेते हुए कहता है, भाई तेरी ही है, बाद में आराम से देख लेना। अपने दोस्त की बातें सुन सक्षम झेप जाता है और अपने फ़ोन को कान में लगाए दूसरी तरफ चला जाता है। तभी वहाँ मौजूद एक लड़की कहती है, पार्टी कुछ ज़्यादा ही रुखी सुखी नहीं है, नाच गाना जैसा तो यहाँ कुछ भी है ही नहीं। उसकी बातें पर कई लोग अपनी सहमति जताते। तभी एक और लड़की कहती है, अरे कोई भी उदास ना हो, पार्टी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने जाए और क्यों ना दुल्हन को नचाया जाए। उस लड़की की बात पर सब हाँ मिलाते हैं। वही पंछी तो मानो उसकी बातें सुन सदमे में चली जा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो माना करना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। लेकिन फिर भी वो बोलने की कोशिश करते हुए कहती है, देखिए हम डांस नहीं कर सकते, ये सब हमें नहीं आता। पंछी बार बार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लोग तो समझाने चाहते ही नहीं ना हो, अपने ही जिद में अड़े थे। उन लोगों को ना मनता देख पंछी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। उसे अंदर ही अंदर एक घबराहट हो रही थी। वो ये बात बाखूबी जानती थी कि सक्षम को ये सारी चीज़ें नहीं पसंद, लेकिन वो मेहमानों को नाराज़ भी नहीं कर सकती थी। एक ही तरह से कहा जाए तो पंछी पूरी की पूरी का में फंस चुकी थी। पंछी की विदा स्वर्णा जी से छिपी नहीं थी। स्वर्णा जी प्यार से पंछी के सर पर हाथ फेर कर कहती है, बिटिया जब सब इतना कह रहे हैं तो नाचने में क्या दिक्कत है। ये तो तेरी खुद की शादी है ना, तुझे तो दिल खोलकर इसका लुत्फ उठाना चाहिए। स्वर्णा जी ये सब काफ़ी प्यार से कहती है और पंछी चाहकर भी उनकी बातें काट नहीं पाती। उसने सिर्फ स्वर्णा जी को माँ कहा नहीं था, पर उन्हें दिल से माँ मानने लगी थी, इसलिए वो उनकी बातें मान जाती है। वहीं पंछी को डांस के लिए मानता देख सभी खुश हो जाते हैं। ये भी एक अलग ही तरह की खुशी होती है जब दुल्हन अपने शादी के फंक्शन में खुद डांस करे और इंजॉय करे। पंछी भी इस वक्त यही करने वाली थी। बैकग्राउंड म्यूजिक, कब आओगे, इसमें से जान जुदा होगी क्या तब आओगे, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। पंछी जान के गाने के लाइन के साथ मंत्रमुग्ध होकर नाच रही थी। उसे आसपास की चीज़ों की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो उससे पूरी तरह से आसपास के लोगों को अनदेखा कर दिया हो। वक्त के साथ साथ पंछी का दिल भी घबरा रहा था। एक तरह से कहा जाए तो काफ़ी तेज से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई बेहद करीब ही आने वाला है। रास्ता रोका कभी काली घटा ने, घेरा डाल कभी बेरन हवा ने। पंछी ने बेहद खूबसूरत सा लहंगा पहन रखा था। ये कहना मुश्किल था कि
लहंगा पहले से खूबसूरत है। पंछी ने उसे पहनकर और खूबसूरत बना दिया है। गाने का हर शब्द पंछी के दिल में उतर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो गाने के हर शब्द उसे के बना हो। दिल दिया एतबार की हद थी, जान दी तेरे प्यार की हद थी, मर गए हम खुली रही आंखें, ये तेरे इंतजार की हद थी। वहीं मौजूद लोग बस पंछी को देख रहे थे। वहीं पंछी इस हर चीज़ से बेखबर अपनी ही धुन में डांस कर रही थी। पता नहीं क्यों उसे एक अलग ही खुशी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि सालों की तड़प आज खत्म होने वाली है। एंड्स गाने के साथ साथ पंछी गोल गोल घूम रही थी। उसकी आंखें बंद थी। गोल गोल घूमते हुए वो सीधे एक शख्स से टकरा जाती है। इससे उसे धड़कने बढ़ जाती है। उसे किसी अपने का एहसास हो रहा था। उस शख्स के जिस्म की खुशबू उसे काफ़ी जानी पहचानी लग रहा था। पंछी धीरे धीरे अपने आंखें खोल अपने सामने खड़े शख्स को देखती है। उसे देख उसके आंखों से आंसू बह निकलते हैं और उस अगले ही पल वो उसकी बाहों में झूल जाती है। पंछी अपने ही मन में ही मगन होकर झूम रही थी। वो गोल गोल घूम रही थी। इस वक्त वो किसी राजकुमारी की तरह नजर आ रही थी। गोल गोल घूमते हुए वो किसी शख्स से टकरा जाती है। इस वक्त दोनों बेहद करीब थे। पंछी के दोनों हाथ उस शख्स के सीने पर थे। उसका दिल उस शख्स के करीब से बेतहाशा धड़क रहा था और पलकें झुकी हुई थी। उस शख्स के शरीर से आती खुशबू से उसे बेहद जानी पहचानी लग रही थी। पंछी के होंठ काँप रहे थे। वही उस शख्स का एक हाथ पंछी के नाजुक कमर पर थे। पंछी धीरे धीरे अपने पलके उठाए उस शख्स का चेहरा देखती है, जिसे देख उसका दिल धक सा रह जाता है। उसे जान में एक ही शब्द गूंज रही थी, मनहूस। पंछी के माथे पर पसीने उभर आए थे। वह गहरी गहरी सांस लेने लगती है। अचानक ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो शख्स के बाहों में बेहोश में झूल जाती है। वहीं उस शख्स की नज़रें पंछी के मासूम चेहरे पर टिकी हुई थी। वो एकटक पंछी को निहार रहा था। उसके आंखों में पंछी के लिए अनगिनत जज्बात थे। एक सुकून इस वक्त उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। वह शख्स पंछी को एकटक निहार रहा था। तभी वहाँ सक्षम और शिवराज राठौर आ जाते हैं और पंछी को उस शख्स की बाहों से देख सक्षम की आंखें लाल हो जाती है। वो दांत पीसते हुए कहता है, धैर्य सिंह राठौर। इस वक्त उसके चेहरे पर धैर्य के लिए गुस्सा और नफरत साफ नजर आ रही थी। वह पंछी को धैर्य के करीब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो उसके करीब जाता है और पंछी को बेहोश देख कहता है, धैर्य, वो हमारी पत्नी है, हम उसे अपने कमरे में ले जाते हैं। इतना कह वो जैसे पंछी को धैर्य से अलग लेने वाला होता है, तभी धैर्य पंछी को अपने गोद में उठा लेता है और सक्षम को पूरी तरह अनदेखा कर स्वर्णा जी से कहता है, इनका कमरा कहाँ है। स्वर्णा जी उसे लिए पंछी के कमरे में की तरफ बढ़ जाती है। वही सक्षम बस हाथ मलते हुए उन्हें जाते हुए देखता रहता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ नजर आ रही थी। राज राठौर को पता था कि उनका बेटा गुस्से में बेकाबू हो जाता है, इसलिए वो उसके कंधे पर हाथ रखे उसे सांत्वना देते हुए कहता है, शांत हो जाओ मुन्ना, बहुत मेहमान आए हैं, अभी गुस्से में काबू रखो। अपने पापा की बातें सुन सक्षम कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन उनके हाथ अपने कंधे से हटा अपने फरमान सुनाते हुए कहता है, पापा चाहे जो हो जाए, हमारी और पंछी की सगाई आज होगी और किसी भी कीमत पर होकर रहेगी। शिवराज राठौर अपने बेटे की ही हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ, तेरी सगाई आज ही पंछी से होगी और तू फिक्र मत कर, तेरा बाप अभी जिंदा है। धैर्य पंछी को गोद में उठाए उसके कमरे में ले आता है और धीरे से उसे ले जाकर उसके बेड पर सुला देता है और एकटक पंछी को निहारने लगता है। पूरे 3 साल बाद वो अपनी झूमी को देख रहा था, वो भी इस रूप में। इन 3 सालों में बहुत बदल चुकी थी। अब वो अपने पूरा अवस्था में नहीं थी, अब वो बड़ी हो चुकी थी। उसका रंग और शरीर दोनों अब निखर चुका था। धैर्य पंछी के नाजुक हाथों को अपने हाथों में ले उसे प्यार से चूमता है और धैर्य की आंखों में नमी तैर चुकी थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी सुई मुई उसे इस हालत में मिलेगी। धैर्य एकटक पंछी का चेहरा निहार रहा था। वही पंछी बेहोशी की हालत में कुछ बड़बड़ा रही थी।
जो धैर्य को साफ सुनाई नहीं दे रहा था। इसलिए वो उसके होठों के करीब जाकर उसकी बातें सुनने की कोशिश करता है, और जो सुनता है उसका दिल पसीज जाता है। पंछी धीरे धीरे कहती है, हम मनहूस नहीं हैं, हम मनहूस नहीं हैं, हम बुरे नहीं हैं। पंछी बेहोशी की हालत में यही सब बड़बड़ा रही थी। तभी धैर्य हौले से उसका माथा चूमकर अपने मन में कहता है, बस अब और नहीं, अब तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। जितना बर्दाश्त करना था तुमने उस 3 सालों में बर्दाश्त कर लिया। अब तुम्हारी ज़िंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। तुम्हारे ये MLA साहब तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ भर देंगे कि तुम चाहकर भी उन खुशियों को समेट नहीं पाओगी। अब हम हमेशा साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। हमने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं छोमुई, लेकिन हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारे जीवन में खुशियों को इतने रंग भर देंगे कि तुम अपने पिछले सारे दुख भूल जाओगी। आज के बाद तुम्हारे आँखों में खुशियों के भी आंसू नहीं आएंगे, बस चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, और उसकी वजह सिर्फ मैं रहूँगा। अब कोई दुख दर्द नहीं, बस खुशियाँ होगी, और तुम्हारे गुनहगारों का सजा। लास्ट के शब्द उस कहते हुए धैर्य की आंखों में गुस्से की परत चढ़ी थी। वह स्वर्णा जी उन दोनों को बस एकटक देख रही थी। उसके चेहरे पर अलग ही भाव थे। वह समझ चुकी थी कि धैर्य और पंछी का कोई गहरा नाता है, और इतना गहरा नाता कि चाहकर भी टूट सके। स्वर्णा जी उन्हें एक नज़र इतना गहरा नाता कि चाहकर भी ना टूट सके। स्वर्णा जी उन्हें एक नज़र देख कमरे से बाहर निकलने वाली होती है। तभी धैर्य की रौबदार आवाज़ उनके कानों में पड़ती है, जिससे उसकी कदम ठिठक जाती हैं, और वो पलटकर हैरानी से धैर्य को देखने लगती है। धैर्य एकटक पंछी के मासूम चेहरे को निहारते हुए अपनी सर्द आवाज़ में कहता है, रुकिए, कुछ ही देर में इनकी सगाई है, इन्हें लेकर नीचे आ जाइए। इतना का वो बिना स्वर्णा जी को देखे अपने कमरे से निकल जाते हैं। वहीं स्वर्णा जी को मानो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। धैर्य ने उन्हें ऐसा उलझाया था कि वो इस गुत्थी से निकल ही नहीं पा रही थी। कुछ ही देर पहले उन्होंने देखा कि धैर्य की आंखों में पंछी के लिए बेशुमार प्यार है, लेकिन फिर अगले ही पल पंछी की सगाई किसी और से करने की बात, उन्हें ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। वो एकटक दरवाजे को देख रही थी, जहाँ से अभी अभी धैर्य गया था। आपको ये कहानी का 19वां भाग कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे, और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज़ एक नई कहानी। तब तक के लिए हमारी पुरानी कहानियों को भी सुन सकते हैं।